अभी हमारी सरकार है, उसमें लड़ाई करने का मुद्दा नहीं है, चाहे पाकिस्तान हो या चाइना हो। हम एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं कि हम लड़ते हैं, हम लड़ सकते हैं। और पहली बार देखिए ये हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद, ये पहले कभी नहीं हुआ कि दोनों सरहद के ऊपर हमारी लड़ाई हो रखी है। वो असलियत है, आज जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल प्रोफाइल है वो बढ़ गई है सिंदूर के कारण। बिल्कुल, आप पाकिस्तान को नहीं हरा सकते जंग में। मैं किसी भी प्रोफेशनल को हिंदुस्तान के समझा सकता हूँ मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, और ये मैं देश के हित में बोल रहा हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये आप नोट कर लीजिएगा, क्या कर रहा है चीन। वो अब ये कोशिश कर रहा है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल पाकिस्तान की बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, कि पाकिस्तान शुड बी सीन एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिट्री पावर इन साउथ एशिया। तो कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमिकली तो हावी हो रहा है चीन हमारे एरिया पे, साउथ एशिया में, और मिलिटरिटी वो प्रॉप कर रहा है पाकिस्तान को। तो अगली जंग होगी, मैं आपको बता दूं, अगर हो, खुदा ना खास्ता ना हो, पाकिस्तान के साथ होगी, जिसके पीछे चीन खड़ा होगा। राफेल क्यों लिया जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और बात बताता हूँ, फ्रांस में टेक्नोलॉजी है, बट फ्रांस नेटो का मेंबर भी है। इसका मतलब यह है कि होल्ड उसके ऊपर कुछ अमेरिका का हमेशा रहेगा। भारतीय मीडिया ये बात तस्लीम कर रहा है कि हम पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकते। भारत से बहुत ज़्यादा ताकतवर है पाकिस्तान। आज हिंदुस्तान का मीडिया, हिंदुस्तान के एंकर क्या बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान के तज्जियाकार क्या बात कर रहे हैं, तो आज इसी हवाले से वीडियो है। पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर करते हैं इसके ऊपर बात। पोलिकी में आपका स्वागत है। सानी साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि हाल में जनरल नरवणे की किताब का बड़ा शोर मचा, काफ़ी विवाद हुआ। आपको क्या लगता है, अगर हम किताब को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई उसको अलग रख दें, लेकिन जो उन्होंने अपनी किताब में मेमोयर में कहा है उसको कितनी गंभीरता से देखते हैं आप? देखिए, इसमें दो बातें हैं, पर वो दो बातें बताने से पहले ये कहना चाहूँगा कि मेरे पास किताब नहीं है। तो मैंने पढ़ा है जो कैरावान मैगज़ीन में जो उसके एक्सर्प्ट्स आए हैं, उससे दो बहुत इम्पॉर्टेंट बातें सामने आई हैं। पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा कि 15 जून 2020 को गलवान किलिंग हुई थी। 2 दिन के बाद, 19 जून को 2020 को प्रधानमंत्री ने ये कह दिया कि कोई आया नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, चाइनीज़ को ये बता दिया गया था कि आप लड़ाई जीत गए हैं। जीत कैसे गए हैं कि हमने आपकी जो 1959 की क्लेम लाइन है उसको हमने मान लिया है। उसके बाद देखिए क्या हुआ, दो तरीके से काम हो रहा था। एक तो आर्मी काम कर रही थी, मैं समझाता हूँ, और दूसरी तरफ ये डिप्लोमैट्स और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस काम कर रहा था, पर वो आर्मी को नहीं बता रहा था कि क्या कर रहे हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखिएगा कि 10 सितंबर 2020 को ही जो है एक जॉइंट स्टेटमेंट साइन करी गई मॉस्को के अंदर, जहाँ सर्गी लैवरोव थे, और वो जॉइंट स्टेटमेंट साइन करी थी हमारे विदेश मंत्री जयशंकर और वांग ही ने। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे, और अगर आप उसमें देखिएगा, उसमें ख़ास बात क्या आती है, बहुत छोटी सी है जॉइंट स्टेटमेंट। उसमें ये कहा गया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का नाम ही नहीं है, वहाँ पे बॉर्डर एरिया कहा गया है और डिसएंगेजमेंट सिर्फ कहा गया है। इसका मतलब हम राज़ी थे उसके लिए, पर ये बात हमारी जवानों को नहीं मालूम थी कि हम ये करने जा रहे हैं। देखिए, जब भी कोई एग्रीमेंट होता है तो वो अचानक तो नहीं हो सकता, उसमें टाइम लगेगा। बिल्कुल। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि 19 जून से जब प्रधानमंत्री ने ये कहा, और 10 सितंबर तक ये बातचीत चल रही थी डिप्लोमेटिक लेवल पे। उधर से आर्मी ने क्या किया, अपना एक्शन कर दिया। एक्शन क्या किया, 29 और 30 अगस्त की रात को, जैसे आप जानते हैं, मैं ज़्यादा उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, तो हमारे लड़के जो थे वो 30 तारीख की रात को वो चढ़े और कैलाश रेंज पे जाके बैठ गए। कैलाश रेंज से आप उनकी मोल्डो और वो बहुत सारा एरिया देख सकते हैं चाइनीज़ का, वहाँ बैठ गए। अच्छा,
उसके तो पहली बात तो ये हुई, मैं जो आपको बताई कि आर्मी को पता ही नहीं है कि वहाँ पर एक समझौता हो चुका है और ये साइन होने वाला है। दूसरी बात ये है, देखिए हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पॉलिटिकल लीडरशिप की और मिलिट्री लीडरशिप की। पॉलिटिकल लीडरशिप की ये होती है कि मिलिट्री को बताए कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपको मिलिट्री फोर्स से अचीव करनी है, वो बताया जाता है, वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होता है। अब वो कैसे हासिल होगी वो आर्मी का काम है, मिलिट्री का काम है, उसमें दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ था कि नरावने लिख रहे हैं अपनी वो जो एक्सेप्ट्स आए हैं अनपब्लिश्ड मेमोयर के, उसमें साफ लिखा हुआ है कि उनको ये हिदायत थी कि कोई भी शॉट फायर नहीं होगा जब तक सबसे टॉप पे से क्लियरेंस ना हो, मतलब प्रधानमंत्री। तो अब क्या होता है कि 31 की रात को टैंक आने शुरू हो जाते हैं। उनके जो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर हैं YK जोशी, वो बोलते हैं कि साहब टैंक्स आ रहे हैं। अब टैंक्स आ रहे हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा, हिदायत ये दी गई थी। तो नरावने एज द आर्मी चीफ, वो पहली बात तो मैं ये समझता हूँ उनके पास, कंसिडरिंग वो पूरी सिचुएशन टेंस थी, डायरेक्ट हॉटलाइन होनी थी प्राइम मिनिस्टर के पास, वो नहीं थी। चलिए कोई बात नहीं, उन्होंने राजनाथ सिंह को फ़ोन किया, जयशंकर को फ़ोन किया, NSA को फ़ोन किया, CDS को फ़ोन किया, बिपिन रावत को, सबको फ़ोन किया। 2 घंटे तक कुछ नहीं हुआ। 8:30 बजे से लेके 10:30 बजे फाइनली ये बताया गया, राजनाथ सिंह टोल्ड द आर्मी चीफ कि आप जो उचित समझें आप करिए। अरे बाबा, वो आर्मी चीफ का काम इसी को लेकर तो कंट्रोवर्सी है कि ये क्या उचित लगे और क्या कीजिए। नहीं, इसका मतलब ये है कि जिम्मेदारी आप क्या करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। उसके ऊपर कैसे हो सकती है आर्मी चीफ के ऊपर? ये तो पॉलिटिकल को, लीडरशिप को लेनी है ना। अब मेरे हिसाब से जो मेरी एनालिसिस है वो ये है, क्यों ये किया गया, वो इसलिए था क्योंकि आइडली चाहते नहीं थे प्रधानमंत्री या कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप कि आर्मी को ये पता चले कि हम उनसे एक्चुअली दोस्ती कर रहे हैं और हम साइन भी करने वाले हैं। ओके। क्योंकि देखिए ना, आप डेट्स देखिए, 31 अगस्त और 10 सितंबर जब साइन हो गया तो वो जिम्मेदारी इनको दे दी, जानते हुए कि वो शॉट नहीं फायर करेंगे। देखिए ना, पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई भी प्रधानमंत्री हो जी। लेकिन जनरल कह रहे हैं कि मुझे अकेला छोड़ दिया। नहीं, देखिए अकेला तो ये है ना कि एक तो उनके ऊपर पहले रिस्ट्रिक्शन थी कि आप नहीं करेंगे। फाइनली जब 2 घंटे के बाद उनको बताया गया, अकेला इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो डिसीजन वो नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? जब आप अगर ये शॉट फायर करते, मामला बढ़ जाता, लड़ाई हो जाती। देखिए, लड़ाई एक तो होती है जो फील्ड में होती है, उसके बाद आपको इंटरनेशनली देशों से बात करनी है, उसको जुटानी है, उनकी ओपिनियन। देखिए ना, 71 की लड़ाई में मिसेस इंदिरा गांधी ने क्या किया, 6-8 महीने लिए उन्होंने लड़ाई के पहले। हाँ, वो क्योंकि प्रिपरेशन चल रही थी। फिर ये जिम्मेदारी है पॉलिटिकल लीडरशिप की कि आपको पब्लिक ओपिनियन इंटरनेशनल एरिना में अपने फेवर में करनी है। फिर आपको इंश्योर करना है कि जो आपकी सप्लाईज हैं जो लड़ाई में चाहिए होंगी, या पता नहीं एक बार लड़ाई शुरू हो जाती है कितना वक्त लगेगा, तो वो भी आपको लानी है। तो कहने का मतलब ये है कि लड़ाई में बहुत सारा काम होता है जो पॉलिटिकल लीडरशिप को करना पड़ता है, कंधा देना पड़ता है मिलिट्री लीडरशिप को अपना काम करने के लिए। तो अगर मिलिट्री लीडरशिप को ये बता दिया जाए कि साहब आप जो उचित समझे, तो वो क्या करेगा? ये इसकी वजह जिम्मेदारी से भागना माना जाए या चीन का डर माना जाए? चीन के मामले में हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री कुछ भी बोलने से कतराते हैं, भागते हैं। चीन का नाम तक लेने से वो घबराते हैं या डरते हैं, जो भी कह लें आप। तो क्या वजह थी कि इस तरह का निर्देश दिया गया जनरल को? देखिए, 15 जून 2020 को गलवान हुआ। 17 जून 2020 को जयशंकर ने वांग ही से बात करी। उसमें लिखा हुआ है, ये बात करी कि आप जो है ये आपकी गलती है। 19 जून को प्रधानमंत्री ने ये कह दिया कि कोई आया ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि सीधा कोई भी मतलब निकलेगा कि जो प्रधानमंत्री है या जो प्राइम मिनिस्टर है ऑफिस, उन्होंने अपने विदेश मंत्री, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, जबकि फॉरेन मिनिस्टर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी। उनको भी नहीं पता है। इसका मतलब लड़ाई नहीं करना चाहते हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ,
उसके बहुत महीनों के बाद बयान आया जयशंकर का, किसी टेलीविज़न चैनल पे बैठे थे और कहते हैं मैं कैसे लड़ाई कर सकता हूँ, वो बहुत बड़ी इकॉनमी है, मैं छोटी इकॉनमी हूँ। भाई इकॉनमी से कुछ नहीं होता है। पाकिस्तान हमसे जंग लड़ता है, उसकी कितनी छोटी इकॉनमी है। अफ़गानिस्तान है, वो क्या है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पावर। पॉलिटिकल विल होनी चाहिए लड़ाई की। अफ़गानिस्तान में 2 सुपर पावर्स, एक तो सोवियत यूनियन और एक अमेरिका को लताड़ दिया उन्होंने। तो ये चीज़, ये इकॉनमी की बात नहीं होती, ये आपकी सॉवरेनिटी, आपकी सरहद की बात है। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ जो जयशंकर ने कहा ये इकॉनमी है। नहीं, आप लड़ेंगे अपने देश के लिए, अपनी ज़मीन के लिए। आप साहब ये कैसे कह सकते हैं कि कोई आया नहीं है? अगर कोई आया नहीं है तो अभी बातचीत किस बात पे हो रही है? बिल्कुल, लेकिन ये विल पावर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ ज़बरदस्त दिखलाई पड़ती है। सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो, ऑपरेशन सिंदूर, तुरंत हमने अटैक कर दिया। तो नहीं, क्या मैं आपको ये यहाँ दोनों पे नहीं, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। देखिए, जो मैंने समझा है, क्योंकि मैंने बहुत ध्यान से इस चीज़ों को मैं फॉलो करता हूँ, जो अभी हमारी सरकार है उसमें लड़ाई करने का बुत्ता नहीं है, चाहे पाकिस्तान हो या चाइना हो। हम एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं कि हम लड़ते हैं, हम लड़ सकते हैं। जैसे कि आपने मिसाल दिया बालाकोट का, लीजिए आप। बालाकोट में क्या हुआ? बालाकोट में हमारी जो इंडियन एयरफोर्स थी, वो रात के टाइम एरिया में जहाँ रडार नहीं था, जहाँ वो तैयार नहीं थे, क्योंकि कभी पहले एयरफोर्स यूज़ ही नहीं हुई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वहाँ जाके हमने अपना फेंक दिया, बालाकोट के अंदर मिसाइल फेंक दी। अगले दिन वो दिन दहाड़े आए और हम तैयार नहीं थे। क्यों मैं ये कह रहा हूँ हम तैयार नहीं थे? क्योंकि हमने अपनी मिसाइल से अपने हेलीकॉप्टर को गिरा दिया कंफ्यूजन में। हमारे मरे थे ना, हमारा हेलीकॉप्टर गिर गया। अच्छा, अभी रिसेंटली जो उस समय एयर चीफ होते थे धनुआ, वो एक किसी चैनल पे बता रहे हैं कि हमारे पास तो ब्लास्ट पेन ही नहीं थे। ब्लास्ट पेन का मतलब होता है कि आपका जो बड़ा एयरक्राफ्ट है, जैसे सुकोई 30, तो उसको रखने के लिए, आपको अंदर सिक्योर करने के लिए वो बनाए जाते हैं। वो हमारे पास है ही नहीं, तो हमारा मिग 21 वहाँ थे, उसको लगा दिया। अच्छा, मेन बात क्या है, जब उन्होंने अपना ऑपरेशन किया जिसका नाम था ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट, उस समय इंडियन एयरफोर्स ने पब्लिकली ये कहा कि हाँ, जो इन्होंने किया है वो लड़ाई है, पर हमने कुछ नहीं किया। दूसरी बात, सिंदूर में आई है। सिंदूर में ये था कि हमें उनकी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करना है। देखिए साहब, ये हमारा इतिहास हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बताता है, अगर आप वहाँ मिसाइल फेंकेंगे वो चुप थोड़ा बैठेगा। पर हमने क्या किया, आधे घंटे के अंदर अंदर ही हमने उनसे कहा कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। राजनाथ सिंह का बयान है पार्लियामेंट में। तो ये आप जो कह रहे हैं, बल्कि बताकर हमने हमले किए। नहीं, ये भी कहा गया कि हमने उनको इन्फॉर्म कर दिया था। नहीं, वो उस पे शक है, उस बात पर। कहने का मतलब ये, उनको पता था। उनको इसलिए पता था क्योंकि चीन उनकी मदद कर रहा था, पूरी बैटलफील्ड की उनके पास विजिबिलिटी थी, तो उनको पता था हमारे हवाई जहाज क्या है, उनको पता था। वो सिर्फ इंतज़ार कर रहे थे कि आप मिसाइल फेंकिए और हम उसका जवाब देते हैं। और हमारा नुकसान हुआ है उस रात के, काफ़ी हुआ है, अब उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान और चाइना की बात नहीं है। ये बात ये है कि एक नैरेटिव क्रिएट करा जा रहा हुआ है अभी तक कि हम लड़ाई तो करना ही नहीं चाहते, पर हम दिखाना चाहते हैं कि हम जो हैं बहुत बहादुर हैं। और पहली बार देखिए ये हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद, ये पहले कभी नहीं हुआ कि दोनों सरहद के ऊपर हमारी लड़ाई हो रखी है। चीन के साथ भी वहाँ फ़ौज बैठी है, पाकिस्तान के साथ भी फ़ौज बैठी हुई है। ये पहले कभी नहीं हुआ, एक ही होता था, सिर्फ पाकिस्तान होता था। तो ये मेरे ख्याल में तो ये बात नहीं कि हम पाकिस्तान से लड़ लेंगे, वहाँ भी नहीं लड़ना हमको। जी, तो एक नैरेटिव बनाना है, नैरेटिव हम घुस के घर में घुस के मारते हैं। दिस इज द नैरेटिव। ये एक नैरेटिव है कि उससे क्या होता है कि लोग को ये होता है कि अच्छा, किसी भी प्राइम मिनिस्टर इतना नहीं किया कि घुस के मार दिया। बेसिकली डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। अरे बाबा, जब आप घुस के मारते हैं तो फिर आपको लड़ाई भी करनी है।
पर वो वाला जो पार्ट होता है, लड़ाई वाला पार्ट, फिर वो एक नैरेटिव बन जाता है। जो इनके अपना टेलीविज़न चैनल है, सारी गोदी मीडिया है, फिर वो उस बात को दबा देते हैं और फिर वो दूसरी तरफ शुरू हो जाती है कि हमने अभी इसी को देख लीजिए आप, सिंदूर के ऊपर बहुत सारे जनरल्स ने किताब लिख दी है। किसी भी किताब में जो पहली रात थी जहाँ पर हमारा भारी नुकसान हुआ है हवाई जहाज़ का, जो कि सीडीएस ने कहा है कि हाँ कुछ नुकसान हुआ है, हम उसका जिक्र ही नहीं करते हैं और उस किताब में जिक्र ही नहीं है। ये कहना कि हमने 10 मई को वहाँ पे बहुत उनका नुकसान किया, ठीक है हमने किया, अच्छी बात है, लड़ाई है तो होना चाहिए उनका नुकसान भी। पर हवाई जहाज की लड़ाई सबसे अहम होगी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, और वहाँ जो हुआ हम बात ही नहीं करना चाहते। और इसी की बुनियाद पर कि एयर वॉर में क्या हुआ, ट्रंप है वो बोल रहे हैं कि ये क्या कहते हैं 7 हवाई जहाज गिरे हैं। उनके प्रधानमंत्री अब तो वो 10 पर आ गए हैं। हाँ, 10 राफेल गिराने की उनके बात जो कर रहे प्रधानमंत्री हैं वो यूनाइटेड नेशन में बोल रहे हैं कि हमने 7 इनके हवाई जहाज गिराया और हमने उसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब देना ही नहीं चाहते हैं हम। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक ऐसा मीडिया हमारा हो जो पूरा ऑब्जेक्टिव मीडिया हो, तो वो सरकार से ये सवाल उठाएगा कि साहब ये बताइएगा, जब वो ये यूनाइटेड नेशन में बोल रहे हैं तो हमारी क्या पोजीशन है, वो आप बताइएगा। वो नहीं कोई पूछ रहा है। सानी साहब, ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ ठीक है, लेकिन उससे कुछ निष्कर्ष निकलते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो डिफेंस का वो है फासला है वो कितना है, या हम पाकिस्तान के मुकाबले कितने तैयार हैं, या पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर हम पर किस हद तक हावी हो सकता है। ये जो निष्कर्ष निकले उन पर जरा रोशनी डालिए। देखिए, क्या क्या सबक हैं? मैं आपको सीधी सी बात बोलता हूँ, ये जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके पहले मैंने वीडियो करे थे और मैंने समझाया था कि क्यों हमको नहीं करना चाहिए कुछ भी एयर अटैक, क्योंकि चीन उनकी मदद करेगा। हमने किया, बहुत बड़ा नुकसान उठाया है सिंदूर में, वो असलियत है, वो असलियत है। आज जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल प्रोफाइल है वो बढ़ गई है सिंदूर के कारण। बिल्कुल। अच्छा, अभी देखिए, अभी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर खुदा ना खास्ता जंग हुई हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, मेरे ख्याल में मोदी सरकार को लेसन मिल गया है। अभी वो कुछ नहीं करेंगे, उनके भी समझ में आ गया है चीन खड़ा है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान नहीं हार सकता। आप पाकिस्तान को नहीं हरा सकते जंग में। मैं किसी भी प्रोफेशनल को हिंदुस्तान के समझा सकता हूँ मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, और ये मैं देश के हित में बोल रहा हूँ। ये नहीं है कि मैं देश के खिलाफ हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं, क्योंकि हमें समझना है चीन कितनी बड़ी ताकत है, हमें समझना है चीन और पाकिस्तान की क्या दोस्ती है, इन बातों को हमें समझना है। ये लड़ाई का ये मतलब नहीं होता कि आपने सब शुरू कर दिया काम। पहले आपको, जिसे हम कहते हैं लड़ाई में एप्रिसिएशन, कि आप पहले जायज़ा लीजिए कि क्या माहौल है, इंटरनेशनल माहौल क्या है, रीजनल माहौल, कौन किसकी मदद करेगा, किसके पास होगी। तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरे हिसाब से मोदी सरकार को सबक मिल गया है ऑपरेशन सिंदूर में, जिसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते हैं। तो मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूँ ये कुछ भी नहीं करेंगे। अगर कोई अटैक भी होता है तो हम कोई और ज़रिया ढूंढेंगे, पर अगर किया तो वो हमारे हित में नहीं होगा नतीजा। और अब तो पाकिस्तान के साथ अमेरिका भी खड़ा नज़र आ रहा है। नहीं, देखिए, अमेरिका किसी के साथ भी नहीं खड़ा है। अमेरिका एक ऐसा मुल्क है, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर रहा है, अमेरिका ने कोल्ड वॉर जीती है, अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है। ये बात अमेरिका के लिए लागू नहीं है जो चीन और पाकिस्तान के लिए लागू है। अमेरिका आज हमारे साथ है, कल नहीं है, आज पाकिस्तान के साथ है, कल नहीं है। पाकिस्तानी भी समझते हैं, हम समझने से इनकार कर रहे हैं। हमें 1 साल पूरा प्रेसिडेंट ट्रंप ने पब्लिकली हमारी बेइज्जती करी है मुल्क की। अच्छा, आज हमारे पास दुनिया में, देखिए, दुनिया आज मल्टीपोलर है। इसका क्या मतलब है, एक बड़ी ताकत नहीं है, 3 बड़ी ताकतें हैं। 2 क्या है, चाइना और रशिया। रशिया हमारा खास दोस्त है,
हमें रशिया के साथ ज़्यादा अपनी दोस्ती बढ़ानी है। चाइना के साथ हमें रिलेशन नॉर्मल करने हैं। अगर आज मैं बताऊं कि क्या हमें करना चाहिए जिससे हमारे देश को फ़ायदा हो, फ़ायदा का क्या मतलब होता है? फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है किस तरीके से हमारे जो मुल्क में लोग हैं, और इस मुल्क में 80 करोड़ लोग हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा है, और ये प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। अगर उनको खाना नहीं मिल रहा है तो फॉरेन पॉलिसी का मतलब एक ही होता है, उनकी ज़िंदगी कैसे बेहतर बनाई जाए। अगर आपको वो करना है, आपको नॉर्मल रिलेशंस करने पड़ेंगे चाइना के साथ, और आपको पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट किसी मुल्क का अशांति के माहौल में नहीं हो सकता। लेकिन साहनी साहब, हमारे देश में माहौल ऐसा है कि ये माना जाता है कि चीन के साथ तो संबंध कभी सामान्य हो ही नहीं सकते। वो चीन को एक तरह से शत्रु के भाव से भी देखते हैं और उस पर भरोसा करने के लिए भी तैयार नहीं है। ये जो मानसिकता है, जब तक इससे नहीं निकलेगा भारत, या लीडरशिप देश को कन्विंस नहीं करती है कि चाइना अब सुपर पावर बन गया है, उससे हमारे बहुत सारे इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी जुड़े हुए हैं, ये कैसे करेगी? ये लीडरशिप के लिए कोई बहुत बोल्ड स्टेप उठाना पड़ेगा। देखिए, लीडरशिप करना नहीं चाहती है, और जो लोग हैं हमारे, वो जो लीडरशिप बोलती है उसको मान लेते हैं। दिक्कत क्या हुई है मैं आपको बताता हूँ। ये जो हम बोलते हैं ना मल्टीपोलर वर्ल्ड बनी है, ये बनी है जब मोदी सरकार पावर में आई है। क्योंकि मोदी सरकार पावर में आई है मई 2014 में, शी जिनपिंग प्रेसिडेंट बने हैं नवंबर 2012 में। समझे ना आप? तो वो तकरीबन एक रहा है, वही वक्त हुआ है। अब हमारी सोच हमेशा ये रही है कि अमेरिका सुपर पावर है, अच्छा हमारे इंटरेस्ट वहाँ बहुत है, फिर हमारा एक कलोनियल माइंडसेट है कि अगर कोई गोरा हमें शाबाशी दे देता है हम खुश हो जाते हैं। अब हम ये कैसे मान लें कि हम चाइना जो है वो हमारे बराबर का है या हमसे बड़ा हो गया है? तो हम कंपटीशन दिखाना चाहते हैं कि हम कंपटीशन कर रहे हैं चाइना के साथ। असलियत ये है कि चाइना के साथ कंपटीशन ही नहीं है। असलियत ये है, आज जो प्राइम मिनिस्टर है कनाडा का, जो प्राइम मिनिस्टर है यूके का, जो प्राइम मिनिस्टर है स्पेन का, वो जा रहा है, वो सब चाइना जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? चाइना इसलिए जा रहे हैं क्योंकि चाइना आज मैन्युफैक्चरिंग पावर है दुनिया का। 31% मैन्युफैक्चरिंग दुनिया की चाइना कर रहा है, सप्लाई चेन चाइना में है। हमारा अपना आप ट्रेड देखिएगा, उसका जो एनुअल डेफिसिट हमारे उसमें है करीबन 1012 बिलियन के करीब है। कहने का मतलब ये है, हम नॉर्मल रिलेशन नहीं करना चाहते, क्योंकि ये दिखाना है हमको। देखिए, ये भी नैरेटिव बिल्डिंग है, ये नैरेटिव बिल्डिंग है हम ताकतवर हैं। ये नैरेटिव बिल्डिंग है कि हम compete कर सकते हैं चाइना के साथ रीजनली। असलियत ये है कि देखिए, हमें ये सोचना है, और यहाँ काफ़ी समझदार लोग हैं हिंदुस्तान में जो स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, जो समझा सकते हैं सरकार को, अगर सरकार समझने के लिए तैयार है कि हमारे क्या बेहतर ऑप्शंस हैं, हम कैसे अपने देश को तरक्की के रास्ते पे ले जा सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। अब हमने EU के साथ हमने कहा सबसे बड़ी ट्रेड डील हो गई है, ठीक है। EU जो है वो 20 ट्रिलियन इकॉनमी है, ठीक है। प्रॉब्लम तो क्या है कि आज EU ही स्टेबल नहीं है। 27 कंट्री EU बनाते हैं। अभी क्या होगा, पहले तो वो 24 लैंग्वेजेस में वो जो ड्राफ्ट है उसका, वो उनको दिया जाएगा, वो उसको पढ़ेंगे, उसमें कहेंगे हाँ ये नहीं हो सकता, ये करो ये करो। कहने का मतलब ये है कि 1-1.5 साल के बाद EU का क्या हश्र होगा वो हमें मालूम ही नहीं है। तो जब हमारे पास चाइना और रशिया है, चाइना ये तो नहीं कह रहा है कि ये हमें करो। देखिए, आज क्या है, चाइना के साथ इन्वेस्टमेंट कोई नहीं आ रहा है चाइना से, और इन्वेस्टमेंट जो होता है वो प्रूफ होता है म्यूचुअल ट्रस्ट का। तो म्यूचुअल ट्रस्ट तो है नहीं। जो ये ट्रेड चल रहा है वो इसलिए चल रहा है क्योंकि मजबूरी है हमारी, पर ये लोग नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम आज भी जो है, अमेरिका सुपर पावर है, अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, हमारे अच्छे रिश्ते होने चाहिए, पर
आज जो है हमको अलग तरीके से सोच रहा है। तब से ये सब के सब इन्होंने काउंटर टेरर ऑपरेशन करे हैं, यही इनको समझ में आते हैं। मैं तो साफ बोलता हूँ जी। तो अब लड़ाई कैसे बदल रही है, क्या हो रहा है, इनको पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है? अगर आपको पता करना होता तो आप ये देखना कि अमेरिका कैसे लड़ाई लड़ेगा मॉडर्न वॉर, आप ये देखिए कि पीएलए कैसे लड़ रहा है। अरे बाबा, दुश्मन तो आपका पीएलए है ना, और पीएलए जो है इस समय मॉडर्न वॉर के टॉप पर है। टॉप पे मतलब वो और अमेरिका है। अरे साहब, आप इधर देखिएगा, आप उधर देख रहे हैं, इधर का नहीं कुछ पता है। उनकी भाषा बोलते हैं हमारे मिलिट्री लीडर्स कि वो उनकी जितनी भी टर्मिनोलॉजी है वो सब इस्तेमाल होती है। हमें एक ऐसा रक्षा मंत्री चाहिए जो ये समझा पाए लोगों को, अरे बाबा, आप जो हमारा पीएलए है इसको आप समझिए और इसके बेसिस के ऊपर आप अपनी मॉडर्नाइजेशन करिए। देखिए उसके पास क्या ताकत है, हम कैसे करेंगे, कितने वक्फे में करेंगे, एक रोड मैप बनाइए, वो सब, और बोलिए उसके बारे में, ये करिएगा। चीन और हमारे में कितना फ़र्क है? बस ज़मीन आसमान का लीजिए। देखिए, इन मसलों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप हॉट वॉर की बात करते हैं तो मैंने इस पर किताब लिखी है 2022 में, उसका नाम है द लास्ट वॉर, जिसमें मैंने कहा है कि पहले 72 आवर्स में दिख जाएगा क्या हो रहा है, और हफ्ते या 10 दिन से ज़्यादा जंग चल ही नहीं सकती, और डिसाइसिवली चाइना के फेवर में होगी। इतना अंतर है? जी हाँ, ये मैंने 2022 में लिख दिया था। वो किताब है चाइना के ऊपर, और आज चाइना जो है, अमेरिका भी मानता है कि हम वेस्टर्न पैसिफिक में हम चीनी पीएलए को नहीं हरा सकते। तो ये एक असलियत है, उसको समझिए। तो समझिए पीएलए कर क्या रहा है, उसके बेसिस पे अपना प्लान बनाइए। आपको अमेरिका से थोड़ा लड़ाई लड़नी है, आपको तो लड़ाई चाइना से भी नहीं लड़नी, पर आपको डिटरेंस बनाना है कि आपको एक ताकत बनानी है कि आपको ये ना कहना पड़े कि नहीं मैं लड़ाई लड़ता, वो छोटी इकॉनमी है, मैं बड़ी इकॉनमी हूँ। ये सब बेकार की बातें हैं। पॉलिटिकल विल लाइए, डिटरेंस बनाइए, उसके लिए चाइना को स्टडी करिए, पीरियड। और चाइना के साथ नॉर्मल रिलेशंस करिए और पाकिस्तान से दोस्ती करिए। ये है फॉर्मूला। वाई? पीस इन द रीजन। पीस के बाद आपको 10-15 साल मिलते हैं, अपना डिटरेंस क्रिएट करिए चाइना को पढ़ के। ये रोड मैप है। तो पाकिस्तान के साथ दोस्ती कैसे होगी? हिंदू मुसलमान करना है हमको तो। किसको? हमने अब वो फिर वो आप देखिए, ये आपके मुद्दे हैं, मतलब दीज आर योर एरियाज। ये तो पूरी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पाकिस्तान के विरोध पे टिकी हुई है। नहीं, मैं इस पे कमेंट भी नहीं करना चाहता हूँ जी। देखिए, मुझे साफ बात पता है कि मैं ये समझता हूँ जो इतिहास है वो है। आज भी पाकिस्तान ये कह रहा है, और मैं इस बुनियाद पे इसको बोल रहा हूँ कि मैं आई थिंक फरवरी या अप्रैल 2022 में उन्होंने, पाकिस्तान ने अपनी पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को रिलीज़ किया था। मुझे बुलाया गया था, वहाँ मुझे मौका मिला था जनरल बाजवा से बात करने का, और जनरल बाजवा ने मुझे यही बात कही थी, और वही उनकी आगे आसिम मुनीर भी फॉलो कर रहे हैं कि कश्मीर का मुद्दा है। पर जो कश्मीर का मुद्दा है, ये नहीं है कि वो कह रहे हैं कि कल इसका फैसला चाहिए। अब मुद्दा तो है। अब मुद्दा क्यों है? क्योंकि हम कह रहे हैं अब वो हमारा हिस्सा बन गया, अच्छी बात है। सवाल ये है कि फिजिकली वो बैठे हैं उस पर, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बैठे हैं, चीन भी बैठा है, तो फिर आप कैसे? और वो इंटरनेशनल यूएन के अंदर इशू है, अभी भी, आज भी है। ये थोड़ा होता है आपके कहने से यूएन से वो साफ हो गया। सो देयर इज़ अ इशू आपको, और हमने पहले भी बात करी। अब ये कहना कि वो हमें धोखा देता है पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान धोखा नहीं देता, धोखा आपने अपने आप को दिया है। ये मैं बताना चाहूँगा कैसे धोखा अपने आप को दिया है। 1991 से लेकर और आज तक, आज तो खैर वो वक्त चला गया क्योंकि अब चीन उनके साथ जुड़ गया है, पर आपके पास मौका था, आप एक डिटरेंस मतलब एक लड़ाई लड़ने की ताकत रखते, बनाते, आपने नहीं बनाई। आप सिर्फ काउंटर टेरर ऑपरेशन करते रहे। देखिए, ये अप्रैल 2020 में चाइनीज़ आके बैठ गए हमारे एरिया पे, ईस्ट लद्दाख में। क्या हम उनको हटा पाए? नहीं। क्या हम उनको धक्के से फेंक पाए? नहीं, क्योंकि उनके पास डिटरेंस है।
हमें पता है उनके पास काबिलियत है। अगर आपने इस डेकेड्स में सालों साल ये काबिलियत बनाई होती पाकिस्तान के खिलाफ, तो पाकिस्तान सोचता कि क्या मैं प्रॉक्सी वॉर करूं या नहीं करूं। वो इसलिए प्रॉक्सी वॉर कर रहा है क्योंकि वो बातचीत करना चाहता है, और आप मिलिटरली उसको, ये एक मिलिट्री इशू है प्रॉक्सी वॉर, इसको आपने पॉलिटिकल इशू बना दिया है। ये लास्ट बात बताना चाहूँगा कि 1990 में 91 में जब ये मसला शुरू हुआ था तो बहुत सारी फ़ौज हमने जम्मू कश्मीर भेजी थी। आर्मी चीफ रॉड्रिक्स थे, जनरल रॉड्रिक्स। तो उस समय क्या हुआ था, उनके आर्मी चीफ थे जनरल नवाज जंजुआ, आसिफ नवाज जंजुआ। वो घबरा गए थे, वो घबरा गए कि इन्होंने इतनी फ़ौज भेज दी है। उन्होंने अमेरिका को अप्रोच किया था कि ये इंडिया हम पे अटैक कर देगा। उस समय डिफेंस मिनिस्टर शरद पवार होते थे। तो उस समय फिर ये फैसला हुआ था कि आर्मी चीफ चिट्ठी लिखेंगे आसिफ, उनके आर्मी चीफ को, कि साहब आप आके देखिएगा, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लड़ाई के, हमने कोई डिफेंसेस वगैरह अपने तय नहीं किए हैं। कहने का मतलब ये है कि 1991 में उनको ये लगा कि आप हमला करेंगे। अब वो बेखबर ये करते रहते हैं प्रॉक्सी वॉर, क्योंकि उनको पता चल गया है आपने इतने सालों साल अपनी ताकत ही नहीं बनाई, आप यही करते रहेंगे अपना अंदर बैठे हुए। और ऑपरेशन सिंदूर में और एक्सपोज हो गया। ऑपरेशन सिंदूर में तो बहुत, ये मैं कहता हूँ ये एक बहुत गलत ऑपरेशन था मेरे हिसाब से, और मैंने इसको जिक्र किया है इस ऑपरेशन से पहले ही। ये नहीं कि मैं आज बोल रहा हूँ उसके बारे में, क्योंकि पाकिस्तान की इंटरनेशनल प्रोफाइल बढ़ गई, सबने देख लिया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब चाइना खुलकर उसके पीछे खड़ा हो गया है, और चाइना आज कह रहा है कि अगर कभी कुछ हुआ तो हम उसके साथ खड़े हैं, और चाइना के पास बहुत ताकत है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया साइनी साहब इस बातचीत के लिए, आपका धन्यवाद। तो जी व्यूवर, ये थी वीडियो, और आपने देखा कि हिंदुस्तानी न्यूज़ एंकर, हिंदुस्तानी तज्जियाकार ये बात कर रहे हैं कि हमने चाइना को ये बता दिया कि हमारे अंदर वो ताकत नहीं है कि हम आपका मुकाबला कर सकें, और पाकिस्तान के साथ हम लड़ नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान अपने में एक ताकत है। जब हम लोगों ने चाइना को ये पैगाम दे दिया कि हम लोग आपके साथ लड़ना नहीं चाहते, आप तो जीत चुके हैं, हमारे इलाकों के ऊपर जो आपने कब्ज़ा किया है हम लोग वापस भी नहीं लेंगे। और चाइना ने कह दिया है जो हमारे कब्ज़े में हिंदुस्तान की ज़मीन है वो खालसा राज की मलकियत है, और जब खालसा राज आएगा, खालिस्तान बनेगा, तो उसका बात हम लोग खालसा राज के नुमाइंदों से करेंगे। हिंदुस्तान के लेह लद्दाख के इलाके जो कब्ज़े में है चाइना के, वो हिंदुस्तान को वापस नहीं मिलेंगे, वो हम लोग सरकार खालसा के नुमाइंदों को देंगे। और साथ ही साथ भारतीय वज़ीर आज़म हमेशा से लड़ने में हिचकिचाते रहे हैं। चाइना के साथ कोई भी झड़प हो, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कभी भी अपनी फ़ौज को लड़ने का हुक्म नहीं दिया, कभी भी डिफेंस करने का हुक्म नहीं दिया। और जब पाकिस्तान के साथ जंग होती है तो हिंदुस्तान की कितनी बड़ी शिकस्त होती है आज पूरी दुनिया जान चुकी है। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।